जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे सियाचिन को जीतने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया और कैसे ऑपरेशन राजीव को अंजाम दिया गया, कैसे कायदे पोस्ट को नाम बदल कर बाना बंकर पोस्ट नाम दिया गया। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन। ये बड़ी बात नहीं कि हमने युद्ध जीता, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी परिस्थितियों में युद्ध को हमने जीता जिस समय अगर उस कपड़े में अगर हम चले जाते तो वहां हमारे चमड़ा जो है बिल्कुल ठंड से अकड़ जाता, उसको काट के हटाना पड़ता, क्योंकि वहां -55 डिग्री सेल्सियस होता है, टेम्परेचर होता है। और वहां स्नोफॉल जो बर्फ गिरते हुए 35 फीट बर्फ जो है गिरता है। अगर रात भर हम एक जगह खड़े हो जाए तो हमारे ऊपर 7 फीट बर्फ ढक जाएगा। तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल जो है वो सियाचिन। अब आप लोगों के मन में आता होगा कि सियाचिन कैसा है। तो सियाचिन जो है वो बहुत बड़ा है, कई पहाड़ों का समूह है। ये सारे के सारे पहाड़ जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। इधर देखिए, ये है पियोकेर, ये है ऑक्साइची। ये पियोकेर ऑक्साइची ने बीचों बीच में है। ये सियाचिन हमारे इसके बीच है, जो हमारे दोनों दुश्मन है, चाइना और ये पाकिस्तान, जो दोनों हमारे दुश्मन है, डायरेक्ट कनेक्शन को रोकता है। अब सियाचिन को देखते हैं मैप के माध्यम से। सियाचिन कैसा है? सियाचिन देखिए, सियाचिन बिल्कुल ऐसा है। सियाचिन इधर है कारकोरम दरा और इधर जो सबसे नीचे है सियाचिन का NJ 9842। उसके बाद यहाँ इसमें ग्योंगला दरा, ला मतलब होता है दरा, जो दो पहाड़ों के बीच के रास्ता को हम दरा बोलते हैं। उसके बाद बीला फुंटला है। बीला फुंटला यहीं पर साल्टोरो रेंज है, सबसे ऊंची है साल्टोरो रेंज। अगर ये साल्टोरो रेंज पर भारत के सिपाही पहुंच जाता तो यहाँ पर से सियाचिन पर पूरे नजर रखने में बिल्कुल सही होता, हम दोनों तरफ के दुश्मन पर नजर रख सकते थे। उसके बाद है सियाला, फिर इंद्राकोल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो यही है इंद्राकोल है। उसके बाद हुआ है कि 1949 ईस्वी में जब कराची समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जब बॉर्डर डिसाइड हुआ था, उस वक्त ये सियाचिन के बारे में जिक्र नहीं किया गया था। इसको फायदा उठाने के लिए पाकिस्तानियों ने 1977 और 1978 ईस्वी में क्या किया, ये यूरोप वाले को कहा कि आप आइए और ये सियाचिन की पहाड़ के ऊपर चढ़ के देखिए। आपको पहाड़ चढ़ने का शौक है तो ये सियाचिन के पहाड़ पे चढ़ के देखिए कि आगे कैसा है सियाचिन। इसकी भनक भारत सरकार को 1978 ईस्वी में लगा। 1978 ईस्वी में जैसे ही लगा, भारत सरकार यहाँ पे फैसला किया कि यहाँ पर हम यहाँ से सैनिक भेजेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ सैनिक नहीं भेजे तो ये हमारे हाथों से निकल जाएगा। अब ये हमारे हाथों से जब निकल जाएगा, क्योंकि ये है पीओके और इधर है ऑस्काई चीन, तो चाइना ले लिया, ये पीओके बचा हुआ। आज न कल हम इस पे ठवा बोलेंगे और इसके लिए सियाचिन बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लेकिन यहाँ पे मामला ये था कि यहाँ पर जब 3 भेजते थे तो यहाँ पर जो कर्नल होते थे वो बोलता था कि हो सकता है शायद तुम में से एक वहां से वापस लौट नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मरने का जो रेशियो था ऐसे ही रेशियो, क्योंकि यहाँ पर -55 डिग्री सेल्सियस होती है, -55 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है बिल्कुल। और उसके बाद ये 35 फीट बर्फ गिरता है, 6 किलोमीटर ऊंचा है, 6 किलोमीटर अगर चल सकते, चलने में कितनी परेशान, और 6 किलोमीटर सीधा ऊपर चढ़ा जाए पहाड़ पर। और ये जो एरिया है सियाचिन का, 75 किलोमीटर की एरिया है, पूरा कवर कर लेती है। तो भारत के सैनिक ने सोचा कि ऐसा किया जाए, इस पर हम युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम युद्ध नहीं करें तो ये हमारे हाथों से निकल जाएगा। लेकिन युद्ध करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले कपड़े चाहिए। वो कपड़े हमारे पास था नहीं, वो कपड़े यूरोप में बनते थे, रस्सी थी, पैराशूट रस्सी होती है पहाड़ों पे चढ़ने के लिए, और वो कपड़े होते हैं जो यूरोप में मिलता था। तो भारत के सैनिक सोचा कि हम क्यों ना यूरोप जाके खरीदे। तो यहाँ से भारत के सैनिक कहाँ सीधे यूरोप पहुंचा, नॉर्वे पहुंचे। और नॉर्वे पहुंचने के बाद फैक्ट्री में जाके मोलाई किए कपड़े खरीदने के लिए। तो वहां के जो फैक्ट्री वाले थे वो बोले कि ऐसा कीजिए, हम एक दूसरे फैक्ट्री का नाम बता देते हैं, आप वहां चले जाइए और कपड़े खरीद लीजिए। तो भारत के सिपाही बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं, पैसे की बात है, बोलिए ना कितना पैसा चाहिए। तो ये नॉर्वे वाले बोलते हैं पैसे की बात नहीं, हमारे पास इतने ऑलरेडी ऑर्डर आ चुके हैं कि हम 2 सालों में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, और हमको 1 साल के अंदर हर हाल में कंप्लीट करना है। भारत के सैनिक बोला चलो खरीदना ही है, किसी और फैक्ट्री में खरीद लेते हैं। लेकिन इतने में भारत की एक सैनिक जो था वो पूछा कि इतने बड़े ऑर्डर जो है इंतजार किसके लिए कर रहे थे। तो बोला पाकिस्तानियों के लिए। जैसे ही भारत के सैनिक पाकिस्तानियों के लिए बस सीधे एकदम पक्के रह गए कि हम यहाँ मोलाई करने आए हैं, ये तो यहाँ पूरा ऑर्डर भी दे चुका है। अब भारत के सैनिक सोचा कि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो अभी मरो या तो 2 महीने बाद मरो, क्योंकि हम अभी तो कपड़े उसके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, हमारे पास तो कपड़े बिल्कुल नहीं और उसके पास थोड़ा सा ही है। तो ऐसा करते हैं, इसके लिए क्या किए, ब्रिगेडियर चन्ना
ब्रिगेडियर चलना और जनरल नगेंद्र बुल ने डिसाइड किया कि ऐसा करते अभी हमला कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बिल्कुल कपड़े नहीं है, उसके पास तो थोड़ा सा कपड़ा है। तो इसके लिए युद्ध जीतने के लिए सैनिक चाहिए, लेकिन हमारे सैनिक को पता था कि इतने ठंडी इलाका में युद्ध जीतने के लिए हमारे पास वो कपड़े होने चाहिए। तो हमारे जो भारत के अधिकारी थे वो बोले कि भारत माता के लिए तुम्हें आज ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्या तुम लोग तैयार हो? तो भारत के सिपाही एक सुर में बोले हाँ हम तैयार हैं, और आप चिंता नहीं कीजिए, हम इसी कपड़ों में जाएंगे और हम युद्ध जीत के भी आएंगे। भारत के सैनिक के ये हौसला देखकर तुरंत ब्रिगेडियर चन्ना ने फैसला किया कि अब इस सैनिकों को सीधे सियाचिन के लिए भेजा जाए। लेकिन जाते टाइम एक मना किए थे कि जाते टाइम तुम रेडियो को ऑन नहीं करना, क्योंकि रेडियो को ऑन करते ही इसकी भनक पाकिस्तानियों को लग जाएगी। और ये युद्ध करने के लिए जो हम गन ले चुके थे, ये 3 प्रकार के गन लिए थे। भारतीय सैनिक लड़ने के लिए ले गए थे मोटार, उसके बाद आरपीजी और एचएमजी हेवी मशीन गन, ये तीनों अपने साथ ले गए थे युद्ध लड़ने के लिए। मोटार, आरपीजी और हेवी मशीन गन ये तीनों लड़ने के लिए साथ में ले गए थे। और जाते टाइम ब्रिगेडियर चन्ना ने उन्हें सख्त मना किया था कि कुछ भी हो जाए रेडियो को ओपन नहीं करना है। लेकिन क्या हुआ, चढ़ते टाइम क्या हुआ कि रेडियो ऑपरेटर जो था उसके पल्मोनरी ओडिमा नामक बीमारी हो गया, उसका फेफड़ा बिल्कुल सूख गया, पानी भर गया। उसके कुछ देर जाने के बाद जब वह भारत के एक वीर सिपाही जो थे उसको भी वही बीमारी हो गया, पल्मोनरी ओडिमा नामक बीमारी हो गया, और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। भारत के एक सैनिक वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वहां पे ठंडी इतना था, -55 डिग्री सेल्सियस होता था। अब क्या करें, भारत के सैनिक 2 दिनों तक उसको अपने साथ में रखा। लेकिन भारत के सैनिक में एक नियम है कि हम किसी भी स्थिति में अपने सिपाहियों को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन कब तक उसको साथ में ले जाए। इसीलिए भारतीयों ने सोचा कि क्या होगा, बहुत कुछ होगा तो पाकिस्तानियों को भनक ही न लगेगा, देखेंगे कितना दम है उसमें, फरिया लेंगे, आमना सामना का युद्ध होगा। इसलिए रेडियो को ओपन किया और उसको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। उसने क्या किया, हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ आए और हमारे और सप्लाई की और बाकी उसको ले गया, उसकी अपने घर वाले तक पहुंचाया, जो उसके पार्थिव शरीर को दाह संस्कार कर सके। भारत के सैनिक जो सबसे बड़ी भूल की थी यही रेडियो को ऑपरेट करके, रेडियो को ओपन करके, इसकी सारी भनक पाकिस्तानियों को लग गया, सारा लोकेशन का पता क्या हुआ, पाकिस्तानियों को लग गया। अब यहाँ पे भारतीय सैनिक जो क्या किए, टेंट लगाए और ये पूरे सियाचिन में बिल्कुल ये गन लगा दिए थे कि क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर जो आएगी पाकिस्तानियों को तो उसके मार के गिराया जा सके, इसके लिए जगह जगह हेलीकॉप्टर की मदद से पूरे में क्या किए थे, गन बिल्कुल सेट कर दिए थे। लेकिन इसकी भनक तो पाकिस्तान को लग गया था। यहाँ पे टेंट लगा दिया, टेंट के अंदर सारे सैनिक टेंट के अंदर रहता था, एक सैनिक को बाहर ड्यूटी देते थे, इसलिए क्योंकि टेंट के अंदर जो ठंडी कम पड़ती थी। इसके लिए एक दिन क्या हुआ कि अचानक पाकिस्तानियों की भनक लगी, पाकिस्तानियों की आने की भनक लगी। उस दिन ड्यूटी पर था लॉन्स नायक चंचल, और लॉन्स नायक चंचल जो क्या किए, बिना कुछ परवाह किए सीधे एक राइफल लेके पाकिस्तानियों जो आया था युद्ध करने, एचएमजी हेवी मशीन गन लेके युद्ध करने आया था। लेकिन इसने क्या किया, लॉन्स नायक चंचल बिना कुछ की परवाह किए हुए सीधे राइफल लेके और सीधे रणभूमि में कूद पड़े, बिना कुछ परवाह किए हुए। फायरिंग उधर से भी हुई, फायरिंग इधर से भी। तब तक भारतीय सैनिक को नींद जो था वो खुल गया। लेकिन तब तक क्या हुआ, जो लॉन्स नायक चंचल था ये भी बिल्कुल पाकिस्तानियों के हेड शॉट किए, और तब तक पाकिस्तानियों जो सीधे गोली चलाए लॉन्स नायक चंचल को सीधे हेड शॉट हो गया। हेड शॉट होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ वहीं पे इनकी मौत हो गई। लेकिन मरने के बाद भी ये लॉन्स नायक चंचल गोली चलाते रहे। इनकी हौसलों को देखकर पाकिस्तानियों के दिल दहल गया, दिल दहल गया। तब तक जितने भी भारतीय सैनिक जो सो रहे थे इनकी नींद खुल गई, और कहां गया नींद, सीधे रणभूमि में कूद पड़े हेवी मशीन गन लेके। और देखते ही देखते 5 मिनट के अंदर पाकिस्तानी 26 जवानों की मौत के घाट उतार दिए। अब भारत के सैनिक के पास तो मात्र एक कपड़े की ही तो कमी थी, बस क्या किए, पूरे पाकिस्तानियों को ही लंगे कर दिए और उन्हीं के कपड़े पहन लिए, क्योंकि वे ऐसे सैनिक थे जिसको यूरोप से कपड़े दिए गया था कि इस कपड़े को पहन के आपको युद्ध करना है। लेकिन भारत के सैनिक के पास तो इसी का कमी था, उसी के कपड़े उतार दिए और पहन लिए। इधर पाकिस्तानियों जो था वो बिल्कुल कंफर्म थे कि हम जो 26 जवान भेजे हैं वो अपने जगह पे पहुंच गए। लेकिन हम अपने जगह पे तो पहुंच गए थे नहीं, वो दूसरी दुनिया में पहुंच गए थे। अब ये बकलोल पाकिस्तान क्या किया, यहाँ पे खाना वगैरह, यहाँ यूरोप से जो कपड़े वगैरह सब आया होगा ये सारे यहाँ पे दे दिए, क्योंकि इसको ये तो ड्यूटी कर रहा था भारत के सैनिक, लेकिन उसको लगा था कि ये पाकिस्तानियों सैनिक ड्यूटी कर रहा है।
अब भारत के सैनिक का एकदम उम्मीद बिल्कुल सातवें आसमान पे पहुंच चुका था। ये सीधे आगे बढ़ते चले गए। ये गेंगला में पहुंचे। गेंगला ला मतलब होता है दर्रा, जो दो पहाड़ों के बीच की एक रास्ता को दर्रा बोलते हैं। ये गेंगला में पहुंचा। उसके बाद बीला फुंडरा को कैप्चर किए। बीला फुंडरा को कैप्चर करने के बाद इसे साल्टोरो रेंज की पहाड़ियों पे पहुंचे। ये साल्टोरो रेंज की पहाड़ियों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि ये इतनी ऊंची थी कि दोनों तरफ इससे नजर रखा जा सकता था। उसके बाद ये सियाला को जीता। सियाला को जीतते हुए सीधे इंदिरा कॉल पे पहुंचा, मतलब पूरे सियाचिन को कैप्चर कर दिया। पूरे सियाचिन को कैप्चर करने के बाद भारत का सबसे मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन, जिसको पूरे दुनिया मतलब देखते ही रह गई। वहां पे हमारे भारत के जवानों ने तिरंगा लहरा दिया था। लद्दाख के सिपाहियों ने तिरंगा लहरा दिया, जहां -55 डिग्री सेल्सियस होती है। उसके बाद यह युद्ध हुआ था 1984 ईस्वी में। उसके बाद 1987 ईस्वी में फिर पाकिस्तानियों ने हमारे कायदे आदम, एक पोस्ट थे कायदे, यहाँ पर जीत के इसका नाम रख दिया कायदे आदम पोस्ट। लेकिन ये पंजाब के जो एक सैनिक थे बौना सिंह को एकदम खून खौल गया और वो बोला कि हमको आदेश दीजिए, हम अकेले उसको जीत के लाएंगे। और उसने अकेले गए और पाकिस्तानियों को उसके बंकर में घुस के मारा। और इसके हौसलों को देख के भारत सरकार ने इस पोस्ट का नाम ये बौना बंकर पोस्ट रख दिया। और उसके बाद फिर 1989 ईस्वी में हमला किए, लेकिन हमला करते रहे, उससे भारतीयों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये आज तक सियाचिन भारत के नियंत्रण में रहा है।